डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिक रेमंड है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर बॉस्टन का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ। यहाँ इस शहर में एक बेकरी चलाता हूँ और मेरे बनाए हुए केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं ऐसे स्वीट्स भी बनाता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरी दुकान के आगे कई बार बहुत लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए आए हुए हैं जो मेरी दुकान के इन स्वीट्स को, इस केक को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। अब बॉस्टन शहर है ही इतना सुंदर, इसीलिए मैं भी ज़्यादातर बिजी ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी ये काम वो नहीं है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये पैसे कमाने का साधन है और मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। मुझे ये काम ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन कह सकते हैं मन मुताबिक ये काम नहीं है। मन मुताबिक कहूँ तो मुझे राइटर बनने का शौक था, लेकिन मैं वो बन ही नहीं पाया। अब कुछ पैसे आ चुके हैं तो लिखने का शौक पूरा करना तो चाहता हूँ, लेकिन समय लग ही नहीं पाता। पिछले 5 सालों से मैं ये बेकरी चलाता आ रहा हूँ और अकेले ही काम करता आ रहा हूँ। धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा था और मुझे लगा किसी को यहाँ पर रख ही लेना चाहिए। कई स्टूडेंट्स काम के लिए मेरी इस दुकान पर आते रहा करते थे। वो कहते थे हम कम डॉलर में काम करने को तैयार हैं, बस आप काम दे दीजिए। एक ऐसे ही लड़के को मैंने इस बेकरी पर रख लिया था और उसके बाद काम आधा हो गया। मेरे पास समय बचने लगा और काम भी बढ़िया चलने लगा था। मैंने 2 और लड़के रख लिए और उसके बाद ज़्यादातर समय मैं बिल्कुल खाली रहता, लेकिन मैं अब अपने शौक को पूरा कर सकता था। उन लड़कों में से एक को मैंने मैनेजर बना दिया। अब मैं उस दुकान से छुट्टी भी ले सकता था। वो अच्छे से काम किया करते थे, उन पर मैं भरोसा कर पा रहा था। पहले 5 सालों में कभी मैंने छुट्टी ली ही नहीं थी। रविवार के दिन भी मुझे काम करना पड़ता था। जब मैं बीमार होता तब भी मुझे काम करना पड़ता था। मैं इसी तरह 5 सालों से थक चुका था और अब शायद आराम करने का समय था। 5 दिनों तक मैंने लगातार छुट्टियां ली थी। इस शहर में घूमा था, एक साथ वाले शहर में भी घूम कर आया था और लगने लगा था अब सपने पूरे करने का समय है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर ली। अब मैं राइटिंग भी कर सकता था, तो सोचने लगा कहानी लिखता हूँ, लेकिन कहानी लिखूँ किस पर? कोई ऐसी घटना तो होनी चाहिए ना जिस पर आप कहानी लिखें। जिंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं लिखने के लिए। मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसी बड़ी घटना हुई ही नहीं। मेरी एक प्रेमिका थी जिसके साथ मेरा रिलेशन 6 महीने तक चला, लेकिन हम में लड़ाई ही बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए हम अलग अलग हो गए। उसके बाद मैंने ये बेकरी खोल ली और कभी किसी लड़की की तरफ ध्यान लगा ही नहीं पाया और मैं काम करता रह गया, अकेला सा रह गया। अब मुझे लगा मुझे अब रिलेशन में भी पड़ जाना चाहिए। कब तक अकेला रहूँगा, मैं सोचा करता था। लेकिन अकेलेपन में भी एक अलग ही नशा होता है, आप खोए खोए रह सकते हैं। मैं किताब लिखने के लिए किरदारों की तलाश करने लगा, घूमने लगा, लोगों की तरफ देखने लगा और उसके बाद एक लड़की पर मेरा ध्यान गया था। जब मैं एक और शहर में गया हुआ था, वहाँ मैंने देखा ये लड़की देखी देखी सी लगती है। बार बार मेरी नज़रें उसकी तरफ जा रही थी। एक तो वो खूबसूरत थी और किसी का चेहरा इतना खूबसूरत हो तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाता ही है ना। लेकिन वो पहचानी पहचानी क्यों लग रही थी? ऐसा मुझे क्यों लग रहा था जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं ना कहीं देखा है। वो उस रेस्टोरेंट के सामने वाले टेबल पर बैठी थी अकेली और मैं इस टेबल पर बैठा था अकेला। उसकी जो आंखें थी थोड़ी मायूस सी लग रही थी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था आखिर क्या वो किसी से मिलने के लिए आई है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए?
क्या वो बॉस्टन की रहने वाली है? मैंने उसे पहले कहीं ना कहीं तो देखा है ना। पता नहीं क्या सोचा मैंने और मोबाइल के कैमरे से उसकी तस्वीर खींच ली। मैं बस इसलिए तस्वीर खींच रहा था क्योंकि मैं उसे जानना चाहता था, इसलिए तस्वीर नहीं खींची थी क्योंकि वो खूबसूरत थी। इस तरह से किसी लड़की को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बिना इजाज़त के उसकी तस्वीर कभी नहीं खींचनी चाहिए। फिर भी मैंने वो तस्वीर खींच ली थी। फिर मैं उस रेस्टोरेंट से उठा, लेकिन मेरी नज़रें उसकी तरफ जाए जा रही थी। वो एक वेटर से बात कर रही थी और उसकी वो आवाज़ पहचानी पहचानी सी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कहाँ देखा है मैंने इसे, जैसे मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन समय ज़्यादा हो गया था, अब इस शहर से जाने का समय था। गाड़ी में बैठा मैं और उसके बाद अपने शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर भी मैं सोचे जा रहा था उस लड़की को कहाँ पर देखा है, कहाँ पर देखा है, सोचता रह गया। अगले कुछ दिनों तक मैं सोचता ही रहा और 5वें दिन मुझे पता चल गया मैंने उस लड़की को कहाँ पर देखा है। चौथे दिन की उस रात मुझे सपना आया था और सपने में मुझे वही लड़की नजर आई। अगले दिन जब मैं उठा फिर मुझे याद आया, ये वो लड़की है जो मुझे सपनों में नजर आती है। कई बार उसके बारे में मैं सोचा करता हूँ, लेकिन सपने में अगर आपको कोई चेहरा नजर आए आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने उस लड़की की तस्वीर खींच रखी थी। सुबह उठते ही मोबाइल खोला मैंने, उसकी तस्वीर देखी और कहने लगा, ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। पिछले 1-2 सालों से मैं वो सपने देखता आ रहा हूँ और मैं जैसे उसे पहचानने लगा था। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, उस दिन मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी कि वो बिल्कुल उस लड़की जैसी लगती है जो मेरे सपनों में आती है। सपनों में मैं उससे बहुत बातें करता हूँ, जैसे मैं उसका पति हूँ या उसका प्रेमी हूँ। वो एक टेबल पर बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करती है और उस रात भी ऐसा ही सपना आया था। लेकिन मैं उससे कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर अकड़ा हुआ था, मैं जमा हुआ था, जैसे एक बक्से के बीच मैं बंद था। वो मेरे सामने रोती जा रही थी, रो रो कर कहे जा रही थी कि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूँगी। लेकिन मैं जवाब दे ही नहीं पाया। हमारे सपने भी कितने अजीब होते हैं ना, बेवकूफ़ी से भरे हुए। मेरे दिल में जैसे उसके लिए प्यार था, लेकिन सपने में, असल में थोड़े ना। जो सपने में होता है वो असली थोड़े ना होता है, मैं ये माना करता था। लेकिन मेरी सारी बातें धीरे धीरे मेरी समझ में आने वाली थी। वो पूरा दिन मैं बेकरी पर बैठा रहा और बार बार उस तस्वीर को देखता जा रहा था। सपने में एक जादू होता है, जैसे अलग सा आभास, जैसे वो फीलिंग्स आपके साथ जुड़ जाती हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर किस तरह से कह रही थी कि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूँगी। मेरा दिल बैठा बैठा सा जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो मुझसे दूर जा रही है बेवजह। मैं किसी लड़की से मिला तक नहीं, लेकिन फिर भी जैसे प्यार सा हो गया था। मैं सपनों में उसे देख चुका था, असल में थोड़ी ना देखा था, लेकिन फिर भी प्यार कर बैठा था। मेरे दिल ने मुझे कह दिया दोबारा उस शहर में जाऊं, एक बार उस लड़की को दोबारा देख लूं, बस उससे कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा, बेवजह ही कोशिश तो करूं। शायद मेरे सपनों में दिखने वाली वो लड़की मेरी जिंदगी की वो हम सफ़र बन जाए। शायद भगवान मुझे भविष्य दिखा रहा है। मैं उसके अगले ही दिन अपने काम से छुट्टी लेकर गाड़ी लेकर निकल गया था दोबारा उस शहर में। मैं सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में ही पहुंचा था। मैं उस टेबल पर बैठा इंतज़ार कर रहा था, क्या वो लड़की दोबारा आएगी। लेकिन कुछ घंटों इंतज़ार करने के बाद भी वो लड़की नहीं आई थी, तो मैं सोचने लगा उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने वहाँ होटल का एक कमरा बुक करवा लिया था और उसके बाद गाड़ी लेकर उन सड़कों पर मैं घूमता ही रहा। मैं गाड़ी को इतना धीमा चला रहा था जैसे आसपास के घरों को देख रहा था, लेकिन असल मकसद उस लड़की को ढूंढना था। 4 घंटों तक मैं वहाँ घूमता ही रहा, लेकिन उस लड़की को मैं देख ही नहीं पाया। अचानक एक घर के आगे से मैं निकल रहा था, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। वो घर देखा देखा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था इस घर में मैं पहले भी आ चुका हूँ, इस घर में मैं रह चुका हूँ, यहाँ बड़ा झूमर होगा ना। और कांच के अंदर लगा बड़ा झूमर बाद में दिखा और मैं झटके को महसूस कर पाया। ये कैसे, ये चीज़ कैसे मैं देख पाया? जैसे मैं पहले इस घर में आ चुका हूँ, लेकिन मैं कभी इस शहर में पहले आया ही नहीं था।
या किसी घर में कभी रहा ही नहीं। घूमने के लिए 2-3 बार ही तो इस शहर में आया हूँ और यहाँ से निकलकर आगे वाले शहर में चला जाता हूँ। बस लड़की के कारण दोबारा इस शहर में आना हुआ है, लेकिन घर के आभास क्यों हो रहे हैं? दिमाग पर जोर डालता रहा, मैंने इस घर को कहाँ पर देखा है, और ज़्यादा जोर डालने के बाद जैसे ही ख्याल आया सपनों में, तो मैं सोच में पड़ गया था। आगे मैंने गाड़ी पार्क की और वहाँ खड़ा होकर मैं उस घर की तरफ देखे जा रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मेरे सपनों में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो असल में मौजूद हैं? सपनों में तो वो चीज़ें आती है ना जो असल में मौजूद नहीं है। सपने तो हमारे दिमाग की करामात होती है ना, या टीवी में देखे हुए वो सीन। लेकिन ऐसे घर को मैंने ना तो तस्वीरों में देखा था, ना किसी टीवी में देखा था। फिर भी ये घर बहुत ज़्यादा देखा देखा सा लग रहा था। कई बार इस घर के मुझे सपने आ चुके थे, लेकिन कैसे, ये हो क्या रहा है? और जब मैं उस घर की तरफ देखे जा रहा, सामने वाला वो दरवाज़ा खुला और उस घर के अंदर से वो लड़की निकलकर बाहर आई। उसे देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी थी। ये वही लड़की थी जो मैंने उस रेस्टोरेंट में देखी थी, जिसके लिए इस शहर में मैं आया था और इस घर को देखकर रुका था, और वो लड़की इसी घर से बाहर की तरफ आ रही। ये कैसा संयोग है? मुझे ये कुदरत क्या दिखाना चाहती है, मैं इसका जवाब चाहता था। ये कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता, लेकिन असल में ये हो रहा है। मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। अनजान जगह पर अगर आप ऐसे रुके रहें और वहाँ कोई अगर आपकी कंप्लेंट कर दे तो पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। अनजान इस तरह घरों के आगे खड़े नहीं रहते, तो मुझे जाना होगा। लेकिन फिर भी दूर से उस लड़की की तरफ मैं देखे जा रहा, कभी लड़की तो कभी घर। क्यों सब कुछ देखा देखा लग रहा है? वापस आते समय, गाड़ी चलाते समय मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, और मुझे बस अलग अलग एहसास। और मैं उस होटल के कमरे में पहुंचकर गूगल पर सर्च करने लगा। मैं गूगल मैप में उस जगह को देख रहा था, वो डिज़ाइन, वो घर, कैसे उसका नक्शा बना हुआ है। हर चीज़ें देखने के बाद बार बार ऐसा लगता जैसे मैं उस घर में रह चुका हूँ, लेकिन मैं उस घर में कभी गया ही नहीं था। क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। शायद मेरे दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। मैं एक बार एक साइकेट्रिस्ट से बात करना चाहता था। आखिर सपनों का मतलब क्या होता है? और वैसे भी एक डॉक्टर मेरा दोस्त है ही जो कि साइकेट्रिस्ट है, और वो इसी शहर में है, तो मुझे उससे बात तो करनी ही चाहिए। मैं अगली सुबह सीधा उसके पास गया था और उसे पूरी बात बता दी, और वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, कमाल का संयोग है। वैसे मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो बहुत ज़्यादा खुश हो और मेरे पास आए हो जवाब जानने के लिए। अब तुम बताओ तुम्हारी मदद मैं कैसे करूं? मैंने कहा मुझे नहीं पता वो लड़की मेरे सपनों में क्यों आती है, उसका घर मेरे सपनों में क्यों आता है, और बहुत लंबे समय से 2-4 सालों से उसका ये घर मेरे सपनों में आ रहा है, और पिछले 2 सालों से वो लड़की मेरे सपनों में आ रही है। ऐसा क्यों? उसने कहा संयोग है, कुदरत तुझे उस लड़की के नज़दीक लेकर जा रही है। अब तू सच सच बता, मेरे पास इसलिए आया है ना ताकि मैं तेरा टांका उस लड़की के साथ भिड़ा सकूं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ, क्या सच में इसका कोई रिश्ता होता है? क्या हमारे सपनों में कोई भविष्य नज़र आता है? तुम्हारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसे भविष्य नज़र आया है? उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, इंसान भविष्य नहीं देख सकते, और तुम्हें भी भविष्य नज़र नहीं आया है। ये एक कुदरत का संयोग है, और अगर तुझे वो लड़की सच में अच्छी लग रही है तो बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। इस शहर में मेरे कई दोस्त हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई उसे जानता निकल आए। मैं थोड़ा थोड़ा शर्माने लगा था। वो जानता था मेरी प्रेमिका रह चुकी है, और अब मैं अकेला रहता हूँ और बार बार अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता हूँ। मैंने कभी किसी लड़की के बारे में अपने किसी दोस्त से बात नहीं की थी। मैं अकेला रहना पसंद करने लगा था, लेकिन वो जैसे सोचने लगा था कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और मेरी बात वो बनाना चाहता था। और वैसे भी मुझे कई सवालों के जवाब चाहिए थे। शायद मेरे सपनों में मुझे भविष्य की प्रेमिका को दिखा दिया था। मैंने अपना सर हिलाया शर्माते हुए, और उसने भी कहा तो ऐसा कर, कुछ दिन दे मुझे, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई जानने पहचानने वाला मिलेगा ही। उसने कहा कुछ समय दे मुझे,
मैं किसी न किसी जानने पहचानने वाले को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, मैं 3-4 दिन वैसे भी इस शहर में घूमने के लिए आया हुआ हूँ। उसने पूछा, सच बता, तू ऐसे पहले घूमने तो निकला नहीं करता था, काम से तुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, इस शहर में क्यों आया है? कहीं उस लड़की के ही पीछे तो नहीं आया? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, उस लड़की के कारण थोड़े ना आया हूँ, मुझे ये शहर थोड़ा पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ पर बिता कर आता हूँ। मैं वहाँ से बाहर निकला था, जैसे मेरे दिल की बात वो समझ गया था और मुझे अपने सवालों के जवाब भी तो ढूंढने थे। मैं अगले दिन फिर से घूमता रहा और मेरा मन मुझे खींचकर उसी सड़क पर ले आया। वो घर को देखे जा रहा था 15-20 मिनट से, और मुझे एक खिड़की के पास वो लड़की बैठी हुई नज़र भी आई। वो एक किताब पढ़ रही थी और तभी मुझे एक और झटका सा लगा, क्योंकि ये दृश्य जैसे मैं पहले भी देख चुका था। उस खिड़की पर वो किताब पढ़ती है मैंने सपने में कई बार देखा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे मुझे सपनों में वो लड़की नज़र आती थी? बार बार ये बातें मुझे जैसे तोड़े जा रही थी, मुझे अंदर से झकझोड़े जा रही थी। तभी अचानक वो खिड़की से हट गई। मैं उसे दोबारा देखना चाहता था, मेरा मन बैठा बैठा जा रहा था, लेकिन तभी वो अपने घर से बाहर निकली, थोड़ा तैयार हो चुकी थी और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। और पता नहीं क्यों मैं किसी का पीछा नहीं करता, और ख़ास तौर पर किसी अनजान लड़की का, लेकिन जैसे मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे, मेरे पाँव अपने आप चल रहे थे, जैसे उसके प्यार में डूबा डूबा सा गया था। मेरी गाड़ी अपने आप जैसे उसके पीछे जा रही थी। मैं चला रहा था, मेरे दिल के 2 हिस्से हो चुके थे। एक कह रहा था, रुक जा, ये काम तुझे नहीं करना चाहिए, और दिल का दूसरा हिस्सा कह रहा था, थोड़ा पीछे जाने में क्या हर्ज है। वो उसी रेस्टोरेंट में गई थी, वो उसी टेबल पर बैठी थी, और मैंने भी गाड़ी पार्किंग में लगाई और मैं सामने वाले टेबल पर बैठ गया। पता नहीं क्यों मेरी नज़रें उसकी तरफ जाए जा रही थी, और शायद इसीलिए उसने पहचान लिया कि मैं पहले भी इस टेबल पर आकर बैठा हूँ और अब भी बार बार उसे घूरे जा रहा हूँ। 2-3 बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिली थी, और उसने अब दूसरी कुर्सी पर बैठकर जैसे मेरी तरफ पीठ कर ली थी, और मुझे लगा मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। उस रेस्टोरेंट में कोई वेटर नहीं था, वहाँ सेल्फ सर्विस की जाती थी, तो मेरी कॉफ़ी भी तैयार हो चुकी थी। मुझे जल्दी से जाकर वो कॉफ़ी उठानी थी। बार बार कॉल आए जा रही थी, तो मैं चलकर वहाँ गया, कॉफ़ी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे मैंने उस लड़की को अनकंफर्टेबल कर दिया था। उसके पीठ के करीब से निकल कर गया था, लेकिन आते वक्त उससे नज़रें तो मिलनी ही थी। पता नहीं कैसे मेरी टांग में ही फंसी और मैं उसके पाँव के नज़दीक ही गिर गया। सारी कॉफ़ी नीचे गिर चुकी थी, लेकिन मैंने जैसे उस लड़की से माफ़ी मांगी, देखिए मुझे माफ़ कीजिए। और वो लड़की ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, तुम पहले भी मुझे घूर रहे थे ना, बेवजह थोड़ा परेशान कर रहे हो, देखो। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसलिए आपको नहीं घूर रहा था कि मैं आपको छेड़ रहा था, बात कुछ और है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको पहले देखा है कहीं, इसीलिए मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। मेरी ये बात सुनकर वो अब जैसे सोच में पड़ गई। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, देखिए माफ़ कीजिए, मुझे लगा जैसे आप जानबूझकर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, आपने शायद मुझे पहले कहीं देखा होगा, पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, जी बिल्कुल। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि आपकी कॉफ़ी नीचे गिर गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं नई कॉफ़ी ले लूँगा। इस तरह हमें थोड़ी सी बातचीत चलने लगी, और मैं उस लड़की से पूछ रहा था, क्या यहाँ आपसे मिलने के लिए कोई आने वाला है? उसने कहा, नहीं, मुझसे मिलने के लिए कोई आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर मैं किसी को याद करती हूँ। उसके बाद मैंने उससे पूछा, क्या आप कभी बॉस्टन आई हैं? आपको पहले मैंने देखा है, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा। तो उसने कहा, मैं बॉस्टन कभी नहीं आई, मैं ऐसे शहर से कभी बाहर गई ही नहीं। मैं अपने पति के साथ विदेश में 2 बार ज़रूर जा चुकी हूँ, लेकिन अपने देश के अलग अलग शहरों में अब तक नहीं घूमी हूँ। उसका एक पति था, और ये बात ने जैसे मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया था। मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, और ये मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैंने उसे अपने बारे में भी बताया था, जैसे वो मुझे जानती हो। उसने बातों बातों में ही कह दिया, मेरी कई दोस्त हैं जो बॉस्टन जा चुकी हैं और आपकी बेकरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ।
वो अब कह रही थी मैं भी बॉस्टन ज़रूर जाना चाहती थी, और यकीन कीजिए आपकी बेकरी का वो केक खाना मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 बार आपका वो केक मैं खा चुकी हूँ। मेरी दोस्त मेरे घर में वो ला चुकी हैं। यहाँ सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कुछ मिलाते हैं उसमें जिसका मज़ा अलग ही आता है। मैं अंदर से थोड़ा मायूस भी था, लेकिन उसकी बातों से मुस्कुरा भी रहा था। अब मेरा दिल टूटा था, उसे थोड़ी ना दिखाना था। उसने मुझे उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन मैं अब उसके साथ कैसे बैठ सकता था? कहीं उसका पति आ गया और कुछ गलत सोचने लगा। मैं ये नहीं चाहता था। लेकिन जब मैंने उसको ये कहा कि देखिए आपके पति आ जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बार बार मुझे बैठने को कह रही थी, इसीलिए मैंने ये कहा। और जवाब में उसका वो मायूस सा चेहरा। 5 सेकंड वो बिल्कुल शांत रही थी और फिर उसने कहा था, मैं पति का यहाँ इंतज़ार नहीं कर रही, बल्कि उनकी यादों में दोबारा खोने की कोशिश यहीं आकर करती हूँ। उनकी मौत हो चुकी है और अब भी मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। आप मेरे साथ बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये बात कि मुझे खुशी होनी चाहिए या गम होना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा था। उसका दुख भी मैं महसूस कर पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों खुशी के लड्डू मेरे दिल में फूटे भी जा रहे थे। लगभग 1 घंटे तक वहां पर हमने बातें की थी और 1 घंटे में मैं भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जान गया था। वो भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जान गई थी कि मेरी पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन हम में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहा करता था। उसने कहा, शायद आपको आपकी गर्लफ्रेंड में दोस्त नहीं मिली। अगर आपको दोस्त मिली होती तो कभी झगड़ा होता ही नहीं। उसने कहा, मेरे पति हमारी बहुत ज़्यादा बना करती थी। मैंने कभी उनसे झगड़ा किया ही नहीं। मुझे याद ही नहीं है हम में कब झगड़ा हुआ हो, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं भगवान उन्हें जल्दी ही दूर कर देता है। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन वो मेरी दोस्त बनना चाहती थी। हमने नंबर एक्सचेंज किया और मैंने उसको बता दिया था मैं 4-5 दिनों तक यहीं शहर में रहने वाला हूँ। और उसने कहा, तो मिलते हैं दोबारा, मैं आपको शहर घुमाऊंगी। वैसे भी मुझे अकेले शहर घूमना पसंद नहीं है। और क्या आप मुझे अपने केक की रेसिपी बता देंगी ताकि मैं घर में वो केक बना पाऊँ? मैंने हामी भर दी, जी बिल्कुल। वैसे मैं वो रेसिपी बताता नहीं, लेकिन अगर आपके दिल को थोड़ा अच्छा लगे तो मैं बता दूंगा। वो खुश हो गई थी और उसकी खुशी में मुझे अपनी खुशी भी मिल रही थी। अगले 2-3 दिनों तक उसने मुझे शहर घुमाया था और तीसरी शाम शहर घूमने के बाद मैं उसके घर गया था। मुझे अब उस घर के अंदर जाने का मौका मिला था। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं सोच में पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था ये डेजा वू हो। डेजा वू उसे कहा जाता है जब आप कुछ नया करते हैं लेकिन आपको एक अलग सा एहसास होता है, जैसे ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। और मुझे भी उस घर के अंदर पैर रखते ही ऐसा एहसास हुआ था जैसे ये घटना पहले भी हो चुकी है। इस घर में मैं पहले भी आ चुका हूँ। उस झूमर को मैं पहचानता था, उन सोफ़ों को मैं पहचानता था। सामने लगा वो पुराने ज़माने का टीवी जो चलता नहीं था, लेकिन मैंने उसे पहले भी देखा था। उस लड़की को मैं क्या बताता, मैं इस घर में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन कैसे? बचपन से आज तक की पूरी याद है मुझे। एक दिन भी ऐसा नहीं जब मेरी याददाश्त गई हो। हो सकता है संयोग। क्या सपने में ऐसा संयोग हो सकता है? जब उसके घर में मैं किचन में गया था तो मुझे आधे से ज़्यादा सामान कहाँ पड़ा है ये मालूम था। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। क्या हो रहा है ये? मैंने उसे केक बनाना सिखाया और उसके बाद मैंने उसे कहा, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? ये देखा देखा सा लग रहा है। उसने मुझे इजाज़त दी। मैं घर को देख रहा था, लेकिन बेडरूम के बाहर वो बड़ी सी तस्वीर, एक बक्से में रखी हुई वो तस्वीर, वो चेहरा थोड़ा थोड़ा देखा सा लग रहा था। और मैंने आवाज़ लगाकर उससे पूछा था, क्या ये तुम्हारे पति की तस्वीर है? उसने कहा, हाँ ये मेरे पति की तस्वीर है और मैं आज भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ। वो जल्दी से आई, उस तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और मैं सोच में पड़ गया था। जो उसके पीछे का दृश्य था, पीछे लगी हुई वो पेंटिंग, मुझे बिल्कुल ऐसा ही दृश्य नज़र आया था सपने में, जैसे मैं इसी बक्से में था। मैं हिल नहीं पा रहा था और मुझसे वो बातें कर रही हो। ये क्या चीज़ है? मैं अचानक चक्कर खाकर गिर गया था। उसने मुझे संभाला। मुझे सोफे पर होश आए थे।
उसके बाद उसने मुझे पानी पिलाया और वो कहने लगी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लगती। मैंने कहा मेरी सेहत तो ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा, क्या तुम मुझे पागल तो नहीं समझोगी? उसने कहा नहीं नहीं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हर किसी की अलग भावना होती है। मैंने कहा मैं ये दृश्य देख चुका हूँ, मुझे सपने में तुम नज़र आई थी। मैं तुम्हें पहले सच बता नहीं पाया कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है। मैंने तुम्हें सपने में देखा है और मैं कई बार तुमसे मिल भी चुका हूँ। वो हैरान हो गई थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसने कहा देखो मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और हमेशा उससे ही प्यार करती रहूँगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो जाऊँगी तो ये बात होने वाली नहीं। मैंने आंखें खोलकर बहुत हैरानी से ये कहा था, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, देखो मैं ये कोशिश कभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। मैंने तुम्हें सपने में क्यों देखा? मैं इस घर को देख चुका हूँ, इस तस्वीर को देख चुका हूँ, तुम्हारे घर में जैसे मैं रह चुका हूँ, लेकिन सपने में ये कैसे? उसके पास कोई जवाब नहीं था, न मेरे पास कोई जवाब था, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए था। उसने कहा तुम जवाब ढूंढ कैसे पाओगे? हम सपनों के पार तो जा ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं ना। उसके बाद उसे अलविदा कहकर मैं दोबारा होटल के कमरे में आ गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ। इंटरनेट पर सर्च करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई जवाब मिल नहीं रहा था। इंटरनेट पर यही बताया जाता है कि रिसर्च में ये साबित हो चुका है, सपनों में हम जो चीज़ें देखते हैं वो हमारे दिन में घटी हुई घटनाओं से प्रेरित होती हैं। हमारा दिमाग कोई नई जगह दिखा ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? मैं इसका जवाब इंटरनेट से नहीं पा सकता था। शायद इसका जवाब मुझे सपनों में ही मिलने वाला था। उस रात मुझे एक और सपना आया था और ये सपना भी मैं कई बार देख चुका था। मैं एक स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा। जैसे पुराने सपने आपके आते हैं ना कि स्कूल में आप क्या किया करते थे, मुझे भी वैसे सपने आ रहे थे। कई दोस्त देखे देखे से, कई नए लड़के, कई नई लड़कियां, और ये स्कूल मेरा स्कूल नहीं था। कमरे कुछ देखे देखे लगते, कभी तो ऐसा लगता कि ये मेरा ही स्कूल है, तो कभी लगता ये कोई और स्कूल है। लेकिन एक खास दृश्य जो मैं हमेशा देखा करता था कि मेरे उस स्कूल के पीछे कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन डकोटा के एक ऐसे ही स्कूल के पीछे पहाड़ था जिसकी तस्वीरें मैंने इंटरनेट पर एक बार देखी थी और मैं बहुत ज़्यादा हंसा था कि यह तो बिल्कुल वैसा स्कूल है जैसा मैंने सपने में देखा था। और क्या मुझे वहाँ जाकर एक बार पता करना चाहिए, क्या सच में जो सपने में मैंने देखा है असल में वो घटनाएं हो रही हैं? अब ऑफिस से तो मैं छुट्टी ले ही चुका था, तो मुझे लगा मुझे डकोटा जाना चाहिए, उस स्कूल में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे सपने में नज़र आया था कि उस स्कूल के पीछे वाला वो पुराना कमरा टूट चुका है और वहाँ पर मैं भी जैसे फिसलते फिसलते बचा था। ऐसे डरावने सपने आते ही रहते हैं ना। क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की? मैंने पता करने की ठानी थी। अब काम से छुट्टी ले चुका था तो गाड़ी लेकर अब मैं सीधा डकोटा के लिए निकला था। वो लड़की ने मुझसे पूछा भी था, तुम 2-3 दिन यहाँ पर रहने वाले हो? मैंने कहा नहीं, बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना होगा। उसे मैंने ये बताया नहीं था कि मुझे और भी सपने आते हैं। वो मुझे पागल समझती कि कोई सपनों के पीछे भाग रहा है। मैं पागल साबित नहीं होना चाहता था। सपने तो मुझे और भी कई आते हैं, लेकिन मैं इस सपने का पता लगाना चाहता था। मैं उसी शहर में पहुंच गया था लंबा सफ़र करके। यह सफ़र इतना लंबा था कि मुझे 16 से 18 घंटे लगातार ड्राइव करनी पड़ी थी, लेकिन मैं उस जगह पहुंच गया। वहाँ होटल मौजूद ही नहीं थे, लेकिन मैं एक ऐसे ही होम स्टे में रुकने को तैयार हो गया था। लेकिन अगली सुबह मुझे उस स्कूल में जाकर देखना था, पुरानी इमारत की जानकारी लेनी थी, यहाँ मौजूद भी है या नहीं, या स्कूल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, या इतिहास में कभी हुई हो। मुझे जवाब चाहिए थे। मेरा सपना इस तरह असली दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है? मैं इसके जवाब चाहता था। अगले दिन जब मैं स्कूल में पहुंचा, पुरानी इमारत की बात जानना चाहता था। मैंने झूठ बताया था कि मैं अपने बेटे की एडमिशन करवाना चाहता हूँ। बस बेवजह ही प्रोस्पेक्टस मैं खरीदने को तैयार हो गया था। उस स्कूल के अंदर जाकर मुझे यह जानकारी मिली थी, सच में 2 दिन पहले वहाँ पुरानी एक इमारत जिसमें 2 कमरे थे वो ढह चुकी है और 3 लड़के
फिसल कर गिरते गिरते बचे थे जब वो छत पर मौजूद थे। वो दृश्य मुझे सपने में नजर आया था, वो सच मुझे सपने में नजर आया था। मैं जानना चाहता था क्या सच में मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस जगह को देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया, और ऐसे बेहोश नहीं हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो या मुझे घबराहट हुई हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला घोंटा। मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। गला पकड़ा था मैंने, किसी ने जैसे मेरा गला घोंटा हुआ, सांस नहीं ले पा रहा था मैं। अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था, मैं बेहोश हो गया। मुझे 1 घंटे तक होश नहीं आई थी। मैं कभी इतना ज़्यादा बेहोश बुरी तरह हुआ ही नहीं। मुझे अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में मेरी आंख खुली थी और मैं पूछ रहा मैं यहाँ कैसे आ गया। नर्स ने मुझे बताया था मैं उस स्कूल में था। अचानक मैं बेहोश हो गया। मैंने कहा किसी ने जैसे मेरा गला घोंटा हो, शायद मेरे गले में कोई प्रॉब्लम आई हो। नर्स ने कहा हमने स्कैन कर लिए हैं, हमने टेस्ट कर लिए हैं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप थोड़ा सा घबरा गए या आपको जैसे कोई पुरानी याद आ गई तो आप बेहोश हो गए। मैं 2 घंटे उस अस्पताल में रहा था। मेरे अच्छे से टेस्ट हुए थे, मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी गई थी, मैंने पेमेंट भी की थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल खुद मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने उनसे बात की थी। उसके बाद मैं उनसे पूछ भी रहा था वो इमारत कैसे गिर गई और वो 3 बच्चे तो सही सलामत है ना। वो मेरी हालत जानना चाहते थे, लेकिन हैरान थे कि मैं अपनी परवाह नहीं कर रहा, बच्चों की परवाह कर रहा हूँ। उन्हें खुशी हुई, लेकिन मैं तो जानकारी जुटाना चाहता था और जानकारी मैंने जुटाई। वो 3 लड़के थे और जो आखिरी वाला लड़का था ना, वो उस इमारत से छलांग लगाकर बचा था। ज़रा सी देरी हो जाती वो उस इमारत के बीच आ जाता, शायद उसकी मौत भी हो सकती थी या चोट तो काफ़ी गंभीर लगती। सपने में मैंने यही तो देखा था। सपने में मैंने खुद को देखा था छलांग लगाकर मैं उस इमारत से बाहर निकल पाया था। मैं बस नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। यानी वो लड़का जो बचा है उससे मेरा कोई ना कोई तो रिश्ता है। मैंने वहाँ 2 लड़कों को सपने में देखा था और तीसरा मैं था, जबकि असलियत में भी 3 बचे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? किसी के शरीर के अंदर के दृश्य मैं कैसे देख सकता हूँ? मुझे जवाब चाहिए था। मैं जानना चाहता था ये कैसे हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल को कहा था मैं कल सुबह आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, मैं दोबारा स्कूल ज़रूर आऊँगा, मुझे स्कूल देखना है। उन्होंने कहा था बेफिक्र होकर आइए, आपको खास तौर पर मैं खुद घुमाऊंगा। ये हामी उन्होंने भरी थी और अगली सुबह की मैं तैयारियां करने लगा था। मैं सीधा अपने उस गेस्ट हाउस में गया था, वहाँ से सामान इकट्ठा किया, खाया पिया। पूरा दिन मैंने नोट किया एक किताब पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनका लिंक क्या है। अगली सुबह सीधा मैं उस स्कूल की तरफ निकल पड़ा था। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगाई। जैसे ही स्कूल के गेट के अंदर जाने वाला था, बच्चे सभी स्कूल में आ चुके थे। मैं उस लड़के से मिलना चाहता था, मैं देखना चाहता था क्या वो पहचाना सा है, क्योंकि उस लड़के के साथ कई ऐसी घटनाएं जो मैं देख चुका था। सपने में सिर्फ यही स्कूल कुछ बार नहीं देखा था, बहुत ज़्यादा बार देखा था। सपने में मैं इस स्कूल में घूम चुका था। स्कूल से दोस्तों के साथ छुट्टी करते हुए घर की तरफ आना, गेम्स खेलना, बेसबॉल खेलना, ऐसी कई चीज़ें करना मैं सपने में देखा करता था। और मैं सोचा करता था बचपन में ये चीज़ें तो मैंने की नहीं हैं, कैसे पागलपन जैसे मुझे सपने आते हैं। अब मुझे पता लगने लगा था जो मुझे सपने में आ रहा था वो असल में मेरा बचपन नहीं था। मेरे बचपन की यादें घुली मिली सी किसी और की जिंदगी की बातें दिखा रही थी। मैं गेट के पास पहुंचा था। मुझे सामने कुछ अजीब सा नजर आया। वो जमीन से निकल रहा कोई भूत, कोई प्रेत या कोई अजीब सा जीव था, जैसे काले तेल का बना हुआ हो। बूंदें टपक रही थी, उसका शरीर बदल रहा था। कभी तो मुझे 2 बाजुएं नजर आती तो कभी 4 बाजुएं। वो गेट के बिल्कुल सामने ज़मीन से निकल कर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी एक अजीब चीज़ हुई। सिक्योरिटी गार्ड वो स्कूल का उसके आर पार हो गया, उसे वो नज़र ही नहीं आया। मुझे साफ साफ वो नज़र आ रहा था, अपनी बाजुएं फैलाए हुए मेरी तरफ इशारा कर रहा। वो मुझे स्कूल के अंदर जाने देना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं स्कूल के अंदर जाना चाहता था।
मैंने इशारा करके कहा, ये क्या चीज़ है? वहाँ 2 छोटे बच्चे खड़े थे। उन्होंने कहा, अंकल क्या? कुछ नहीं। मैंने कहा, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? उन्होंने कहा, हाँ मोटा वाला गेट नज़र आ रहा है। बेवजह बच्चों को कैदी बनाकर रखते हैं, मोटा गेट लगा देते हैं। मैंने कहा, वो नहीं, उसके सामने वो क्या चीज़ है, वो भूत सा। उसने कहा, अंकल अब बेवकूफ़ मत बनाओ, बच्चों को सब बेवकूफ़ बनाते ही रहते हैं। किसी को वो नज़र नहीं आ रहा था, मुझे नज़र आ रहा था। मैं डरा हुआ था, उसके करीब नहीं जाना चाहता था। दिन की रोशनी में ये कैसा भूत दिख रहा है, लेकिन मुझे स्कूल के अंदर तो जाना होगा। एक बड़ा लक्ष्य था जो मैं पाना चाहता था। ये बीच में अड़ंगा बनकर खड़ा हो गया। मैं उसके पार जाने के लिए आगे बढ़ा था और उसने हाथ जोड़कर जैसे उसी तेल की एक तलवार बनाई थी, बिल्कुल मेरी गर्दन की सीध में। मैं आगे बढ़ा और उसने इशारा किया था रुकने का। वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज पड़ी थी, अगर तुम आगे बढ़े तो मारे जाओगे। ये शब्द सुनते ही मैं कांप गया था। धमकी, सरासर धमकी, लेकिन किसी इंसान के द्वारा नहीं, एक अजीब सी शक्ति के द्वारा। और मैं ऐसी चीज़ से उलझना नहीं चाहता था। वो बस मुझे वहाँ जाने देना नहीं चाहता था। कारण क्या था मैं नहीं जानता। मुझे वापस मुड़ना ही पड़ा, वहाँ से दूर जाना पड़ा। 1 घंटे बाद दोबारा कोशिश की मैंने, पीछे वाले गेट से ही अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही गेट से अंदर गया, वो आगे खड़ा मिला मुझे, मेरे माथे की तरफ जैसे तेज धार वो तेल का बना हुआ हथियार करके कहने लगा, कोशिश मत करना, ये कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। दोबारा धमकी दी थी। मैं कांप गया। मैंने उसको कहा, मैं बस कुछ समय के लिए अंदर जाना चाहता हूँ, कुछ सवाल है मुझे, उसके जवाब चाहिए। उसने कहा, जितना समय तुम यहाँ रुकोगे तुम्हारी मौत उतनी ज़्यादा स्थितिगत निश्चित हो जाएगी। ये बातें डराने के लिए काफ़ी थी। वो क्या था वो सबूत तक नहीं छोड़ता, तेल का बना हुआ अजीब सा जीव। मुझे वापस आना पड़ा। गाड़ी लेकर मैं दोबारा उस गेस्ट हाउस में पहुंच गया था। सोचे जा रहा, ये क्या चीज़ है, ये क्या भूत सा मेरे पीछे पड़ गया है। एक तो मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरा ये बिल्कुल बीच में आ रहा है। मुझे अब वो शहर छोड़ना पड़ा था, लेकिन मुझे राज का पता ज़रूर करना था। क्या है, क्या ये कोई दोहरी जिंदगी होती है या मेरा भविष्य है? क्या है ये, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इंटरनेट पर मैंने सर्च करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन झूठी कहानियाँ, कई ऐसे किस्से और कई ऐसी थ्योरीज जो मेरे काम की नहीं थी। लेकिन एक ऐसा आदमी जो मेरे काम का था वो मुझे मिल गया, प्रोफेसर जेकब, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि हमारी इस दुनिया में कई और जीव भी रहते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। हर एक जीव का अलग काम होता है। हर जीव को हम भूत नहीं कह सकते। कुछ होते हैं जो हमें डराते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें लगता है बस उनका काम डराना है, ये नहीं है, उनका काम कोई और है। हमारी दुनिया बहुत विशाल है, कई स्तरों पर बनी हुई है और हम सिर्फ एक स्तर में रहते हैं जिसे भौतिक दुनिया कहते हैं। वो इस पर रिसर्च कर रहे थे और आगे जानने की और भी उनकी कोशिशें थी। मुझे लगा प्रोफेसर जेकब से मुझे मिलना चाहिए। लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं वही तो कुछ नया कर पाते हैं। जो पागल नहीं होते वो तो अपनी ज़िंदगी इसी तरह जीते हैं, किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते, बस ख़त्म हो जाते हैं। मैं प्रोफेसर जेकब के पास पहुंचा था 6 घंटे की ड्राइव करके। उनसे मिलने के लिए सीधा उनके घर पहुंच गया था। जब मैं उनके घर पर था, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्हें लग रहा था मैं कोई रिपोर्टर हूँ और उन्हें पागल साबित करने के लिए, कोई नई बात जानने के लिए आया हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा, मैं जानने के लिए नहीं, बताने के लिए आया हूँ। क्या ये थ्योरी काम कर सकती है? उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया। मैंने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी घटना के बारे में बता दिया और मैंने कहा, क्या मैं उस भूत को भगा सकता हूँ जिसे आप जीव कहते हैं? उन्होंने कहा, तेल वाला जीव? मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कई लोगों से इंटरव्यू ली थी और एक ऐसे ही लड़के से उन्होंने इंटरव्यू ली थी जिसे ऐसा तेल वाला जीव नजर आया था धरती से निकलते हुए। वो डरकर भाग गया था। वो कई सालों तक उस घटना के बारे में याद करता रहा। उसे समझ नहीं आया, बस वो एक बार आया था, एक खास जगह नजर आया था और वो लड़का दोबारा उस जगह कभी गया ही नहीं। मैंने प्रोफेसर जेकब को कहा था, मुझे भी वही नजर आया,
लेकिन उसने मुझसे बात भी की थी। उसने मुझे उस स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया था। तब प्रोफेसर जेकब ने मेरी पूरी की पूरी थ्योरी सुनी थी कि मेरे जो सपने हैं मुझे सच नज़र आते हैं। मैं उस लड़की के बारे में जानता हूँ। वहाँ तो मुझे कोई जीव नज़र नहीं आया, लेकिन वो लड़की के पास मुझे नज़र क्यों आया, और मुझे सपने में जैसे उसके शरीर के अंदर की चीज़ें क्यों नज़र आती हैं। प्रोफेसर जेकब ने अपनी किताब में ढूंढने की कोशिश तो की थी, ये वाली जैसे बिल्कुल नई थ्योरी उनके हाथ में लगी थी, जिसका जवाब वो भी जानना चाहते थे। उन्होंने और भी कई बार ढूंढा, ऐसा भूत जो तेल की तरह ज़मीन से निकलता है। उन्होंने कहा ये भी कोई अलग स्तर पर रहने वाला जीव है जिसका कोई खास काम है, लेकिन उसे रोकने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा, तभी तुम उस लड़के तक पहुंच सकते हो। उससे बात करोगे तो कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। तब प्रोफेसर जेकब ने मुझे कहा था, तांबा, भूत प्रेत और अलग स्तरों से बचने के लिए एक ऐसी धातु तांबा जो हमारे शरीर पर अगर बंधी हुई हो तो ऐसे जीव कम हमला करते हैं। अगर इसकी ट्राई करना चाहते हो तो हम कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पास में जाना और बचने की कोशिश करना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मेरे शरीर पर ज़्यादातर तांबा बांधने के बाद तांबे की तारें जो मेरे शरीर पर अलग अलग जगह लपेट दी गई थी, मैं प्रोफेसर जेकब के साथ दोबारा उस स्कूल में गया था। जैसे ही वो गेट से मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा, सामने से वो तिल का जीव निकल कर आया। प्रोफेसर जेकब को वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं कह रहा वो सामने है, वो देखिए गेट उसने खोला है। उन्हें बस गेट हिलता हुआ नज़र आया। वो खुद हैरान थे। मैं अब उसके करीब जा रहा और उसने आवाज़ लगाकर कहा था, मरना नहीं चाहते तो आगे मत बढ़ो। मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, वो तांबे के कारण उसका तेल जैसे अपने आप टपकता गया। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। मैं उसके अंदर से निकल गया और वो मुझे पकड़ ही नहीं पाया। तांबे ने ये काम किया था कि उसकी शक्ति को बिल्कुल नाकाम कर दिया। मैं जल्दी से अंदर की तरफ भागा। प्रिंसिपल के पास पहुंचकर मैं कहने लगा था, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं। देखिए माफ़ कीजिए, मेरे पास समय कम है। प्रिंसिपल घबराए हुए थे कि मैं इस तरह से बात क्यों कर रहा हूं। मैंने कहा वो मुझे ज़रूरी काम है, देखिए मेरी फ़्लाइट है, मैं जल्दी से निकलना चाहता हूँ, बस कुछ बात करनी है उस लड़के से। उन्होंने कहा ठीक है, तभी तुम इस तरह से जल्दबाजी दिखा रहे हो। असल में उस प्रिंसिपल के पीछे मुझे वो तेल का जीव दिख रहा था। वो घूर रहा, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा। वो जीव मुझे रोकना चाहता था। वो मुझे उस लड़के के पास जाने देना नहीं चाहता था। लेकिन वो लड़के को प्रिंसिपल ने हॉल में अलग से बुलाया, जहां मैं उस लड़के से बात कर सकता था। मैंने कहा मैं बस छोटी सी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। प्रिंसिपल हॉल से बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं लड़के के पास पहुँचा, उसे देखा। उसका चेहरा ज़रा देखा देखा सा लग रहा था। उसका शरीर वो किस तरह से नटखट था, जैसे मैं उससे मिल चुका हूँ, अच्छे से मिल चुका हूँ, उसका स्वभाव जानता हूँ। लेकिन कैसे? मैं जब उससे बात करने लगा कि तुम्हें क्या लगा था, तुम ऊपर छत से छलांग लगा पाओगे या नहीं, तुमने क्या सोचा था? उसने कहा अंकल पता नहीं मैंने क्या सोचा था, जैसे कि मैं छलांग लगाकर उस दीवार को पकड़ सकता था। जैसे मेरे अंदर ऐसा एहसास हुआ। मैं सपने में ये चीज़ें देखता रहता हूँ कि मुझे रस्सी पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब केक बनाता हूँ तो इस तरह छलांगे लगाता हूँ और मुझे सपने में ऐसी चीज़ें दिखती हैं। उस दिन पता नहीं अपने आप मुझसे ये हो गया था जैसे किसी ने करवाया हो। वो जीव मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा और उस लड़के से पता लगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है वो उस लड़के को सपने में आता है। लेकिन कैसे? उस जीव ने अब मुझे छोड़ दिया। फिर वो उस लड़के को पकड़ने लगा। उस लड़के की सांस रुकने लगी थी। वो बिल्कुल निढाल सा होने लगा था। तब उस जीव ने कहा था, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, इसे रोक सकता हूँ। ये अब मारा जाएगा और इसका कारण तुम हो। इसका कारण तुम हो। और मैं उस बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने कहा था
मैं मरने को तैयार हूं, ये मेरी गलती है, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, अब गलती तो हो चुकी है, इसका तो मरना तय है, तुम तो बच जाओगे। मैं हॉल से निकलकर वो तारों को शरीर से उतार कर कहने लगा, गलती मेरी है, मुझे पकड़ो, गलती मेरी है, मुझे पकड़ो। तब उस जीव ने उस बच्चे को छोड़ा था। वो मरते मरते बचा था, लेकिन उसने मुझे जकड़ लिया था। वो मुझे जकड़ रहा और मैं चलकर स्कूल से बाहर की तरफ आ रहा। वो मुझे मार देना चाहता था। वो जीव मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। शायद मैंने कोई ऐसी गलती की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों? वो क्यों रोकता है? वो क्यों रोकता है लोगों को खास जगह जाने से, खास लोगों से मिलने से? वो जीव क्या है, क्या करता है? मैं जवाब जानना चाहता था। लेकिन जब वो मुझे इस तरह से तड़पा रहा, मैं भागकर स्कूल से बाहर आ रहा, वो मेरे शरीर से जुड़ा था और तब मुझे जैसे मरते मरते सपने से आ रहे दृश्य दिख रहे मुझे। उस बच्चे के शरीर के अंदर से मैं उसकी आंखें देख पा रहा था। हॉल में वो किस तरह से ज़मीन पर बैठा है, हाँफ रहा है, मैं उसकी आंखों से खुद को देख पा रहा था। मैं उस घर के अंदर, उस फ्रेम के अंदर से उस घर को देख रहा था, वो लड़की को देख रहा, मैं किसी और लड़के को देख रहा अपने साथ लेटे हुए। मैं कई दृश्य देख पा रहा था, मुझे जैसे सपने आ रहे। ये क्या है? क्या मरने से पहले मुझे दुनिया दिखाई जा रही है? मैं स्कूल से बाहर आया था और उस जीव ने जैसे मुझे छोड़ा था, मेरे गले को पकड़ा और मैं प्रोफेसर जेकब के सामने तड़प रहा। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जिसे वो देख नहीं सकते, वो उसे रोकेंगे कैसे? उस जीव ने मुझे छोड़ा था। उस जीव ने मुझे जिंदा छोड़ा था और कहा था, अगर तुमने ये कोशिश की तो मारे जाओगे। मैं मारता नहीं, मेरा काम दूर करना होता है, लेकिन तुम अगर आगे बढ़े तो मारे जाओगे। उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था। ये क्या है? मेरे सपनों में ये सब क्यों आता है? उसने जवाब दिया था, मुझसे वादा लिया था कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जवाब दिया। हर आत्मा के 7 हिस्से होते हैं। हमारी इस भौतिक दुनिया में, हमारी धरती पर जब कोई आत्मा को शरीर मिलता है तो उसे 7 शरीर मिलते हैं। वो मर्द भी होता है, औरत भी होता है, एक आत्मा के 7 हिस्से जुड़े हुए। सपने में हमें अपने ही जैसे आत्मा के शरीर नजर आते हैं। वो बच्चा भी मैं ही हूँ, वो उस लड़की का पति भी मैं ही था। मेरी आत्मा के हिस्से जो मुझे सपने में दिखाई देते थे, मेरी 7 जिंदगियां। और उस जीव का काम है कि उन 7 हिस्सों को कभी आसपास आने नहीं देना है, ताकि एक आत्मा अपने ही हिस्सों पर प्रभाव ना डाल सके। ये उसका काम था जो उसने किया था, और मुझे अपना काम करना था। मैं अपनी आत्मा के अलग अलग हिस्सों के पास नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं उस लड़के से दूर चला गया था। मुझे मेरे जवाब मिल गए थे। क्यों मुझे उस लड़की से लगाव है? क्यों उसका चेहरा मैं सपनों में देखता हूँ? उसे अपनी पत्नी की तरह क्यों महसूस करता हूँ? क्योंकि मेरी आत्मा के एक हिस्से के साथ वो जुड़ी हुई है। वो मेरी पत्नी थी। मेरी मौत से पहले, मेरी आत्मा के हिस्से के शरीर के मौत से पहले। मैं प्रोफेसर जेकब को आधी बात बता पाया था, पूरी बात मैं बता नहीं सकता था, लेकिन थ्योरी वो भी समझ गए थे। हर एक की 7 जिंदगियां कभी एक साथ तो कभी समय में आगे पीछे हमें मिलती हैं एक समय पर, और हम सपनों में उसे एहसास करते हैं। इसीलिए वो भावनाएं जो सपने में हम महसूस करते हैं वो हमारा हिस्सा होती हैं। वो प्यार, वो डर, वो दर्द, वो निराशा, वो हमारा हिस्सा होती हैं। हमें एक साथ 7 जिंदगियां जीने का मौका मिलता है। ये थ्योरी जानकर अब मैं किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन मैं उस शहर ज़रूर जा सकता था जहां वो लड़की रहती थी।
मैं वहाँ नहीं जा सकता जहाँ मेरी आत्मा एक अलग शरीर में जिंदा हो, लेकिन अगर उसकी मौत ही हो चुकी है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। शायद मेरी आत्मा के एक हिस्से ने उसके साथ वो ज़िंदगी ना बिताई हो, लेकिन मैं तो उसके साथ वो ज़िंदगी बिता सकता था ना। वो जीव कभी मुझे उस घर में नज़र नहीं आया। धीरे धीरे उसके साथ मेरी दोस्ती बढ़ती गई और मैं जब उससे दूर होता तो मैं जैसे उस बक्से के अंदर के उस फ्रेम से उसे देख पाता। वो उससे बातें किया करती थी, मुझसे बातें किया करती थी। मैं धीरे धीरे उसकी दोस्ती पा चुका था, भरोसा जीत चुका था। और जब मैंने उसे ये बात बताई, वो कभी इस पर भरोसा नहीं कर पाई। वो हमेशा कहा करती थी कि मैं बस उसे पाने के लिए ये बातें बना रहा हूँ। मैंने उसको कहा, अगर तुम इस पर भी यकीन नहीं करती तो तुम मुझ पर भरोसा करके देख सकती हो। कैसे मैंने उसका भरोसा जीता, उसके प्यार को पाया, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस प्यार को मैंने खोया था मैंने उसे पा लिया। लेकिन वो हमेशा एक दुख में रहती है कि उसने अपने पति को धोखा दिया, जो मारा जा चुका है। उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करूँगी। मैं उसे कैसे बताता, वो भी मैं ही तो था। जो जिंदगी मैंने सपने में जी थी, सपने में छोड़ी थी, उस जिंदगी को उसी हिस्से से दोबारा जीना शुरू किया मैंने। क्या आपको भी आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे सपने आते हैं जो और जगह के होते हैं और आप सोचते हैं ये कैसे सपने हैं, बड़े अजीब से? मेरा यकीन कीजिए, किसी और जिंदगी में आप उसे जी रहे हैं।